Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to the whole enthusiastic BSN community. Hope you all are doing well and learning too much from my lectures. You have supported me a lot by your precious comments. Keep supporting me like this. So today we are going to continue our chapter number 5 part 3 based on respiration. As I earlier told you that we will divide our topic of vital signs into 4 portions. So today we are going to start our part number 3. It is also as important as pulse, temperature or BP. My name is Tahreen Ishaq. With having faith in Allah, let's start the lecture. These are the contents we will cover in this lecture. The first one is definition of respiration, types of respiration, normal ranges of respiratory rate throughout the life, physiological concept about respiration, control of respiration, characteristics of respiration, normal lung sounds, factors affecting respiration, assessment of breathing in a client, and the last one is altered breathing patterns. We will cover all these topics in the same lecture. The first one, starting from the topic number 1, definition of respiration. Respiration is the act of breathing. It is of 2 types, external respiration and internal respiration. External respiration is the interchange of oxygen and carbon dioxide between the alveoli of the lungs and the pulmonary blood. And the internal respiration is the interchange of oxygen and carbon dioxide between the circulating blood and the cells of the body tissue. तो यहाँ पे हमें क्या बात समझ में आई है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो हमारे पास एयर में, जो हमारे पास लंग्स में एयर आ गई है, ठीक है, उसमें, और जो इसमें वेसल्स हैं उनके दरमियान जो हमारे पास इंटरचेंज हो रहा है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है. और बॉडी सेल्स के लेवल पे अगर हम चले जाएं तो उस लेवल पे जाके क्या होगा, हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन होगी. ठीक है, अभी हम इसको फर्दर डिटेल में देख लेते हैं. रेस्पिरेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी पाथवे को देख लेते हैं. तो रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या क्या चीजें हमारे पास आ जाती हैं. सबसे पहले हमारे पास नेजल कैविटी है और ओरल कैविटी है. नेजल कैविटी और ओरल कैविटी से क्या होता है कि एयर जो है वो मोस्टली तो नेजल कैविटी से हमारे जाती है हमारे फेरेंक्स में, ठीक है, और ओरल कैविटी भी ओपन हो रही होती है पीछे फेरेंक्स में जाके. फेरेंक्स के आगे से 2 पाथवेज बनते हैं, एक एसोफेगस बन जाता है और एक आ जाता है ट्रेकिया की तरफ. यहाँ पर ऊपर एक हमारे पास फ्लैप होता है, एपिग्लॉटिस होता है, जो कि इस चीज को प्रिवेंट करता है कि जो हमारे फूड पार्टिकल्स है वो ट्रेकिया में न चले जाएं. ठीक है, तो नीचे हमारे पास विंड पाइप हमारा शुरू होता है जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं. बेसिकली ये जो है ये एयर को जो है वो लेके जा रहा होता है हमारे लंग्स की तरफ. ठीक है, ट्रेकिया फर्दर जाके बाइफरकेट करता है, 2 में डिवाइड होता है. ठीक है, और वो ईच लंग में एंटर हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद जो ये ब्रोंकाई हो गई, ठीक है, ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया. ब्रोंकाई से आगे फर्दर ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर डक्ट्स बनती हैं. ठीक है, यहाँ मैंने आपको एल्वियोलर डक्ट दिखाई हुई है और उसके बाद एल्वियोलर सैक बन जाता है या एल्वियोलाई बन जाते हैं. ठीक है, इनके अंदर जो है बेसिकली एक्सचेंज हो रहा होता है. इन एल्वियोलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है, अब इन ब्लड वेसल्स के दरमियान में और चूंकि इनमें एल्वियोलाई जो सैक है इसके अंदर एयर आ चुकी है तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज जो होता है बेसिकली यहाँ पर हो रहा होता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो कौन सा गैसियस एक्सचेंज होगा, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगी. ठीक है, और इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होगी जाके, वो होगी हमारे टिश्यू लेवल पे जाके. जब हमारा ये ब्लड जो है सर्कुलेट करता हुआ बॉडी के सारे टिश्यूज में जाएगा तो वहां पर जाकर जब गैसियस एक्सचेंज होगा तो वो क्या होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन होगी. ठीक है, और यहाँ मैंने आपको शो करने के लिए नीचे डायफ्राम दिखा दिया होगा. ठीक है, इसकी बैक साइड पे होता है लंग्स की, ये आपको पीछे यहाँ पर दिख रहा होगा. ठीक है, रेस्पिरेशन. द एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस. 2 प्रोसेस होते हैं इसमें. पहले तो इंस्पिरेशन है, आप सब लोग फेमिलियर होंगे इसके साथ. ठीक है, इंस्पिरेशन में क्या होता है, इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स. ठीक है, ताकि हम उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकें. और एक्सपीरेशन क्या होता है कि हम एयर को मूव करवा रहे होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द लंग्स, ताकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल कर सकें, बॉडी से बाहर निकाल सकें. ठीक है,
हमने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को पढ़ लिया, अब हम उसकी डिटेल देखते हैं कि फिजियोलॉजी क्या है उसके पीछे, जो ब्रीदिंग का हमारे पास प्रोसेस हो रहा है, इंस्पिरेशन किस तरह से हो रही है और एक्सपिरेशन जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है। तो हम इसका फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इंस्पिरेशन में, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, डायफ्राम नीचे खींचेगा। डायफ्राम बेसिकली क्या है हमारे पास, वो फ्लोर है हमारी पूरी चेस्ट कैविटी का, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिब्स ऊपर को मूव कर गई। फिर क्या होगा, चूंकि रिब्स आगे मूव किए तो रिब्स के साथ स्टर्नम चूंकि अटैच है तो स्टर्नम भी फॉरवर्ड मूव करेगी, आउटवर्ड मूव करेगी। और उसके बाद क्या होगा कि थोरेसिक कैविटी जो है वो हमारे पास इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे और एयर जो है वो रश करके जो है हमारे लंग्स में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा जो है ये फिजियोलॉजी है क्या है इंस्पिरेशन की। अब हम देखते हैं एक्सपिरेशन की। तो एक्सपिरेशन में क्या होता है कि डायफ्राम रिलैक्स करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, इसमें डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है। इसमें क्या होगा आप कुछ सोचें जरा, कि हमारी रिब्स जो है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेंगी। जब रिब्स डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव कर रही है तो स्टर्नम जो है वो भी इनवर्ड मूव करेगी। और इसके साथ क्या होगा कि चेस्ट कैविटी जो है उसका हमारे पास सर्कमफेरेंस कम हो जाएगा, ठीक है, साइज कम हो जाएगा, थॉरेक्स का लंग्स कंप्रेस होंगे और एयर जो है वो आउटवर्ड मूव करेगी। ठीक है, इसको हम फर्दर डिटेल में देख लेते हैं पिक्चर के थ्रू। ये देखें इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन में डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आ गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ रिब्स जो थी वो फॉरवर्ड मूव कर रही हैं, आउटवर्ड मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से स्टर्नम जो है वो भी आउटवर्ड मूव कर रही है। जब स्टर्नम आउटवर्ड मूव कर रही है तो ये क्या हुआ, लंग्स एक्सपैंड किए और एयर रश करके अंदर चलेगी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम देखें तो यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स है वो, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि प्रेशर जो है वो इसके ऊपर बढ़ जाएगा, रिब्स भी इनवर्ड मूव कर रही है, स्टर्नम भी इनवर्ड मूव कर रही है, तो एयर जो है वो एक्सहेल हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेटरी रेट हमने जिस तरह से हमने टेम्परेचर में देखा था प्रीवियस लेक्चर में, हमने पल्स में देखा था, उसी तरह से हम रेस्पिरेटरी रेट की भी जो रेंजेस है डिफरेंट एज में थ्रू आउट द लाइफ स्पैन हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यू बॉर्न में अगर हम देखें तो उनकी 35 होती है एवरेज पल्स, ठीक है, और 30 to 80 उनकी रेंज होती है। 1 to 3 ईयर्स के बच्चों में 30 हो जाती है, 6 to 8 ईयर्स में आते आते 20 रह जाती है, 10 ईयर्स पे 19 होती है, टीन एज पे जाके एवरेज जो है वो 18 हो जाती है रेस्पिरेशन, ठीक है, एडल्ट एज में जाके 16 हो जाती है और ओल्डर एडल्ट में जाके भी 16 ही रहती है। ठीक है, ये 16 to 18 नॉर्मल जो है इसको कंसीडर किया जाता है। ओके, रेस्पिरेटरी रेट की रेंजेस देखने के बाद हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है हमारा कंट्रोल बेसिकली कहाँ से हो रहा है, स्टिमुलस इसको कहाँ से मिलता है। तो रेस्पिरेशन जो है हमारे बेसिकली मेडुल्ला से जो है वो कंट्रोल हो रही होती है और पोन्स ऑफ द ब्रेन से, ठीक है, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा और पोन्स जो है हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है। The respiratory center is responsible for generating and maintaining the rhythm of respiration। जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं मेडुल्ला में, ठीक है, वो क्या करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी रेट को और रिदम को जो है वो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहते हैं। ठीक है, कि अगर मतलब हम वो रेस्पिरेटरी सेंटर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि क्या जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो कम हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो स्टिमुलस भेजेंगे लंग्स को कि जो है वो इंस्पिरेशन ज्यादा की जाए, ठीक है, ताकि जो है वो गैसियस जो है एक्सचेंज वो प्रॉपरली हो सके। द रेस्पिरेटरी सेंटर रिसीव्स इनपुट, अब इनपुट कहाँ से जा रही है उनके पास, कीमोरिसेप्टर से जाएगी, मैकेनोरिसेप्टर से जाएगी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जाएगी एंड द हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब कीमोरिसेप्टर से किस तरह, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो बताएंगे, इनपुट प्रोवाइड करेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर को कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो एक्सीड कर रहा है नॉर्मल लिमिट से, तो इसको जो है एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस वगैरह जो है ये सारा कुछ जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, हाइपोथैलेमस तो आप लोगों को पता होगा कि ये बेसिकली रिले सेंटर है कि जहां पे पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन जो है वो जाके रिले करती है, उसके बाद वो सर्टेन पोर्शन, स्पेसिफिक जो पोर्शन होते हैं ब्रेन में उसमें चली जाती है। ठीक है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेडुल्ला तक पहुंचेगी और वहां पर जो है रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाएंगे और वो रेस्पिरेटरी रेट को एडजस्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन रेट,
सबसे पहले आएगा रेट, कितने रेट पे, नंबर ऑफ ब्रीथ्स कितनी आ रही हैं पर मिनट, ठीक है। नॉर्मल हमने कहा 12 to 16 हो जाती हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट जो है एडल्ट का। ब्रीदिंग दैट इज नॉर्मल इन रेट एंड इन डेप्थ इज कॉल्ड यूपनिया, ठीक है। वो ब्रीदिंग जो कि नॉर्मली हम लोग कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोसेस है जो एडल्ट में, ठीक है, किसी भी हेल्दी एडल्ट में, वो क्या है, यूपनिया है, ठीक है। अब नॉर्मली स्लो रेस्पिरेशन, जैसे हमने पल्स में पढ़ा था कि स्लो जो है पल्स रेट को हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, उस तरह से स्लो रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, ब्रेडिपनिया बोलेंगे, ठीक है। और सिमिलरली हम जो फास्ट रेस्पिरेशन होगी उसे हम टेकिपनिया बोलेंगे या पोलिपनिया बोलेंगे, कि मल्टीपल रेस्पिरेशन हो रही है विद इन मिनट, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग को हम एपनिया बोलते हैं, ठीक हो गया। फिर आए थे डेप्थ की बेस पे, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक उसकी देखें तो डेप्थ की बेस पे हम किस तरह से पता चलेगा, हमें चेस्ट की मूवमेंट से पता चलेगा कि चेस्ट कितनी डाउनवर्ड मूव कर रही है और कितनी अपवर्ड मूव कर रही है ड्यूरिंग एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन, ठीक है। अगर तो इंस्पिरेशन में चेस्ट जो है वो ज्यादा एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, तो हम समझेंगे कि क्या हो रहा है कि डीप रेस्पिरेशन हो रही है, एयर जो है वो ज्यादा जा रही है लंग्स के अंदर, और एक्सपीरेशन के दौरान में चेस्ट जो है काफी ज्यादा नीचे जा रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो भी क्या होगा कि वो डीप रेस्पिरेशन होंगी। लेकिन अगर चेस्ट बिल्कुल स्लाइड सा मूव कर रही है तो वो क्या होंगी, वो शैलो रेस्पिरेशन होंगी। तो डीप रेस्पिरेशन में जब लार्ज वॉल्यूम इनहेल किया जा रहा है और एक्सहेल किया जा रहा है, और शैलो रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जब स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो इनहेल या एक्सहेल किया जा रहा है, ये हमें चेस्ट की मूवमेंट से पता चलता है। गॉट इट। नेक्स्ट हम चलते हैं रिदम पे। रेगुलरिटी क्या है हमारी ब्रीदिंग की। रेगुलर रेस्पिरेशंस हो सकती हैं या फिर इनरेगुलर रेस्पिरेशंस हो सकती हैं। क्वालिटी की बेस पे अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन की क्वालिटी क्या है कि वो नॉर्मल ब्रीदिंग है या लेबर्ड ब्रीदिंग है। नॉर्मल ब्रीदिंग जो है हमारी एफर्टलेस ब्रीदिंग होती है, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या इंटेंशनल फोर्स नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। और जो हमारी लेबर्ड ब्रीदिंग होती है इसमें हमें एक एफर्ट लगानी पड़ती है ब्रीद करते हुए, और जो पेशेंट है वो सफर करता है, वो टायर्ड हो जाता है, ठीक है, ब्रीद करते करते। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। नॉर्मल लंग साउंड्स कौन सी होती हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नॉर्मल लंग साउंड जो होती हैं ये उसी तरह से जिस तरह से हम जो है वो ऑस्कल्टेटरी साउंड सुनते हैं पूरी बॉडी की, हार्ट वगैरह की, उसी तरह से लंग्स की साउंड जो है वो भी हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। हमारे पास 4 लंग साउंड्स होती हैं। सबसे पहले उनमें वेजिकुलर लंग साउंड होती है, हेयर्ड ओवर मोस्ट ऑफ द बोथ लंग्स। अगर हम स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम है उसको बेल वाली साइड जो है अगर हम रखेंगे अपने लंग्स के ऊपर, तो क्या होगा, हमें सॉफ्ट रस्टिंग साउंड्स आएंगी, ठीक है। सेकंड है ब्रोंकोवेजिकुलर, ये हमें फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेसेस जो हैं बिटवीन द स्कैपुली, ठीक है, कि अगर हम बैक साइड से, ठीक है, हम बॉडी की जो डॉर्सल साइड है उस साइड से देखेंगे तो बिटवीन द स्कैप्यूला, जो दोनों स्कैप्यूला है उनके बिटवीन अगर हम स्टेथोस्कोप रखेंगे, ठीक है, वहां पर फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है, तो वहां पर जो हमें साउंड सुनाई देगी, ठीक है, वो ब्रोंकोवेजिकुलर साउंड होगी, ब्रोंकाई की और वेजिकल्स की साउंड्स आ रही होंगी, और ये क्या होंगी, इंटरमीडिएट होंगी, इंटेंसिटी में इतनी ज्यादा शार्प नहीं होंगी, ठीक है। फिर आती है ब्रोंकियल साउंड्स। ब्रोंकियल साउंड्स हमें मैनिब्रम ऑफ स्टर्नम पे, स्टर्नम का सामने से जो एंगल बना होता है, ठीक है, अगर आप फील करें तो स्टर्नम बोन के ऊपर आपको एक एंगल फील होता है, स्मॉल हॉलो और जो है एंगल आपको फील होता है, हाफ मून लाइक जो है उस तरह से, ठीक है। तो वहां पर अगर आप फील करोगे तो वहां आपको लाउड और हॉलो साउंड जो है वो फील होगी। ट्रेकियल साउंड ऑफ द ओवर द ट्रेकिया इन द नेक, हार्श वेरी लाउड साउंड होगी, क्योंकि ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेजिनस बॉडीज हैं, प्लेट्स हैं, तो वहां पर आपको साउंड जो है वो रेजोनेंट फील होगी और हार्श साउंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी रेट, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो जिस तरह से हमने टेम्परेचर और पल्स के फैक्टर्स किए थे उसी तरह से यहाँ पर मैंने आपके लिए निमोनिक बनाया। जरा याद करें कि पीछे टेम्परेचर का निमोनिक क्या था, शेड था, और पल्स का निमोनिक क्या था, शेप FM बनाया था हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक निमोनिक है सेम, ठीक है। अगर आप इन निमोनिक्स को लेके चलेंगे तो आप लोगों के लिए मेमोराइज करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। सबसे पहले एस से क्या होगा, हमारे पास स्ट्रेस होगा। तो अगर स्ट्रेस हो रहा है तो बॉडी फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में, हम यही पढ़ते आ रहे हैं टेम्परेचर और पल्स में, तो फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में रेस्पिरेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, सिमिलर विद द पल्स एंड टेम्परेचर। एल्टीट्यूड,
ये यहाँ पर चीज नहीं है कि जैसे जैसे आप जो है वो हायर अल्टीट्यूड पे मूव करते हैं वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सर्टेन मेडिकेशंस आ जाएंगी जैसे कि नार्कोटिक्स और एनाल्जेसिक्स हैं जो कि डिक्रीज कर रही हैं रेस्पिरेशन को। देन एक्सरसाइज आ जाएगी, एक्सरसाइज जो है वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है तो रेस्पिरेशन भी इंक्रीज करती है। ये भी बिल्कुल जो हमारे पास स्ट्रेस की तरह से सेम है जैसे हमने पढ़ा था पल्स में और टेम्परेचर में। फिर आ जाता है एनवायरनमेंट, तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ और डिक्रीज करता है डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ साथ। इसकी क्या वजह है कि हमारी जो गैसेस हम एक्सहेल कर रहे होते हैं उसके साथ भी हमारी बॉडी की कुछ अमाउंट में जो हीट है वो एक्सहेल हो रही होती है, ठीक है। तो उस हीट को बचाने के लिए क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो अफेक्ट होता है टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ टू असेस ब्रीदिंग ऑफ अ पेशेंट। एक पेशेंट की हम ब्रीदिंग पैटर्न को किस तरह से असेस करेंगे। सबसे पहले इक्विपमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, एक वॉच होनी चाहिए। सेकेंड इंटरवेंशन हमारी क्या होगी, डिटरमिन द क्लाइंट्स एक्टिविटी स्केड्यूल। हमने क्लाइंट की एक्टिविटी स्केड्यूल देखना है कि वो किस टाइम जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है। अगर वो एक्सरसाइज करके आया तो उसी वक्त आप इमीडिएटली उसका रेस्पिरेटरी रेट लेंगे, तो क्योंकि वो एक्सरसाइज करके आया उसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो थी वो इंक्रीज थी तो आप उसका रेस्पिरेटरी रेट लेंगे तो वो जो है वो सर्टनली ज्यादा आएगा, ठीक है। तो आपने उसकी एक्टिविटी स्केड्यूल देखना है और उसके मुताबिक आपने एक टाइम सेट करना है स्पेसिफिक जिस वक्त क्लाइंट ने एक्टिविटी कोई ना की हुई हो, ठीक है। फिर आपने ऑब्जर्व करना है और काउंट करना है रेस्पिरेटरी रेट। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग उसका रेस्पिरेटरी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसको बता देते हो तो वो कॉन्शियस हो जाता है, हो सकता है कि वो ज्यादा रेस्पिरेशन कर ले डर की वजह से या फिर उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो नॉर्मल से कम हो जाए, ठीक है। तो आपने प्रिटेंड करना है कि जैसे आप उसकी जो है फाइल पे कुछ लिख रहे हैं या फिर आप जो है उसकी पल्स ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंटेंशनली आप क्या ले रहे होते हैं, उसकी रेस्पिरेटरी रेट ले रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपने देखना है कि उसकी डेप्थ कितनी है, रिथम क्या चल रहा है और कैरेक्टरिस्टिक क्या चल रही है रेस्पिरेशन की, कि शैलो ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है, या लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है। आपने उसको ऑब्जर्व करना है। डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड द पर्टिनेंट असेसमेंट डाटा, जो आपको डाटा मिला है आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न्स पे। तो अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न्स कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो रेट की बेस पे कौन कौन से हो सकते हैं अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न। टिकिपनिया हम पढ़ के आए हैं पीछे, रैपिड रेस्पिरेशन मार्क्ड बाय क्विक शैलो ब्रीथ्स, ठीक है, क्विक होंगे और शैलो ब्रीथ्स होंगे, ठीक है। ब्रेडिपनिया एबनॉर्मली स्लो रेस्पिरेशन होगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो नॉर्मल से कम आएगा। एपनिया क्या है, सीजेशन और रेस्पिरेशन जो है ब्रीदिंग जो है वो नहीं हो रही। फिर हम वॉल्यूम की बेस पे अगर हम करते हैं तो हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, ये वही डीप रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हाइपर वेंटिलेशन में, कि अगर अमाउंट ऑफ एयर जो है वो ज्यादा जा रही है, ठीक है, प्रोलॉन्ग और डीप ब्रेथ्स हो रही हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हाइपर वेंटिलेशन हो रही है। ये किस वजह से हो सकती है, एंग्जाइटी की वजह से हो सकती है, ठीक है। फिर हाइपोवेंटिलेशन आ जाती है, अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एयर इन लंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय शैलो रेस्पिरेशन, एक बिल्कुल कम अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आप लंग्स में लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो शैलो रेस्पिरेशन होगी, तो इसे हम हाइपोवेंटिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न्स को कंटिन्यू करते हुए रिदम की बेस पे अगर हम देखें तो चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग आती है। चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक डायग्राम में दिखाया, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो क्या होता है कि रेस्पिरेशन जब स्टार्ट होती है तो शैलो रेस्पिरेशन होती हैं, फिर वो डीप जाना शुरू होती हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग उनकी जो है डेप्थ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर से डिक्रीज होती है और फिर एक पीरियड ऑफ एपनिया आता है और देन फिर रेस्पिरेशन उसी पैटर्न में शुरू हो जाती है। It is an abnormal pattern of breathing characterized by progressively deeper and faster breathing, followed by a gradual decrease that result in temporary apnea. क्या है, आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ विथ ईच साइकिल यूजुअली टेकिंग 30 seconds to 2 minutes, ठीक है, कि एक साइकिल जो है ये 30 सेकेंड से 2 मिनट्स तक भी जा सकता है विद द पीरियड ऑफ एपनिया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ईज और एफर्ट की बेस पे हम पढ़ कर आए थे लेबर्ड ब्रीदिंग के, ठीक है। डिस्निया क्या होता है, इसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं और कॉमनली इसको SOB जो है उसके निमोनिक से भी कॉमनली लोग इसको याद करते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, डिस्निया डिफिकल्ट एंड लेबर ब्रीदिंग ड्यूरिंग विच द इंडिविजुअल हैज परसिस्टेंट अनसेटिस्फाइड नीड फॉर एयर एंड फील डिस्ट्रेस। उसको लगता है कि उसकी जितनी एयर की नीड है, रिक्वायर्ड एयर है, वो उतनी फुलफिल नहीं हो पा रही है, शैलो ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है, एयर वॉल्यूम जो है वो कम जा रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगी। फिर आ जाता है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या होता है कि एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग पोजीशन, सिर्फ सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को कंफर्टेबली जो है वो ब्रीदिंग हो रही होती है, उसके अलावा अगर वो पेशेंट लाइंग पोजीशन में है तो उसको ब्रीदिंग जो है उसमें डिफिकल्टी होती है, ठीक है। अल्टर्ड ब्रीदिंग साउंड्स। अब हम साउंड्स पे बात करते हैं तो ऑडिबल साउंड्स होती हैं सर्टन, जो कि विदाउट एम्पलीफिकेशन हमें सुनाई देती हैं, बगैर स्टेथोस्कोप के हमें सुनाई देती हैं। स्ट्राइडर आती है सबसे पहले। A shrill harsh sound heard during inspiration with laryngeal obstruction। अगर किसी पेशेंट की लैरिंक्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है तो हमें क्या होगा कि एक हार्श साउंड सुनाई देगी जब पेशेंट इंस्पायर करेगा। इंस्पिरेशन जब होगी तब हमें हार्श साउंड सुनाई देगी, ठीक है। फिर आई थी स्ट्रेटर। स्नोरिंग और स्नोरस रेस्पिरेशन, इसे हम रोंकाई भी बोलते हैं, ठीक है, जिस तरह से कोई खराटे ले रहा होता है। तो स्नोरिंग और स्नोरस रेस्पिरेशन जो होती है वो किस वजह से होती है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर किसी पेशेंट का आप लोग देखो उसको फ्लू हुआ हुआ है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो मोस्टली उन लोगों में ऑडिबल साउंड जो है वो ब्रेथ के साथ आपको सुनाई देती हैं। Wheeze. Continuous musical high-pitched whistling sound occurred on respiration due to partially occurring on expiration due to partially obstructed airway। पार्शली ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे अगर कोई होगा जो स्लाइटली जो है आपका ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसे हम वीज बोलते हैं, ठीक है। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा वीडियोस में तो आप लोगों को जो है अल्टर ब्रीदिंग साउंड और नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड पे कुछ आपको कंटेंट मिल जाएगा। If you really like the lecture, then please make sure to subscribe my channel, like, share and comment also to support me. Thank you for patience listening. Allah Hafiz and take care always.